आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर से संबंधित सभी आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम ई शिक्षण के तहत कक्षा सप्तमी विषय हिंदी पाठ 3 हिमालय की बेटियां के भाग 2 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले हमने इस पाठ के 2 अंतरे पढ़ लिए थे। हिमालय की बेटियां पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द जिनका अर्थ इस प्रकार है। पिघली हुई दिल की, दया से पूर्ण हृदय की, महानद, विशाल नदी, श्रेय, महान अवसर, लोकमाता, संसार की माता, ममता, प्रेम, अपनापन, प्रगतिशील, आगे बढ़ने वाला या बहता हुआ। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये 2 ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, कबूल अर्थात कुंभा, कभिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय की बिगड़ी हुई दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन 2 महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन 2 बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही ये बता सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ। वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। कालिदास की विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती अर्थात बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी ये प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। ये बात इन संचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद सुषमा कवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियाँ और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोरलिड की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा गुनगुनाने, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला असरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी ये बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति की नटी के चित्रित तट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। लेखक नागार्जुन हिमालय की बेटियां नामक पाठ से उक्त 2 अंतरे उद्धृत है। इन अंतरों में लेखक पर्वतों से निकलने वाली बहती नदियों को देखकर मनोवैज्ञानिक ढंग से नदियों के मन की बात को अपने भाव में व्यक्त कर रहे हैं। लेखक ने प्राचीन हिमालय की मन की परेशानी को बहुत ही अच्छे ढंग से सहज रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है।
लेखक कहता है कि निरंतर बहने वाली नदियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसे विशाल नदों को याद करके हिमालय के सामने से आज ही रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि अनेक नदियों का वह स्वरूप दिखाई देता है जब वे हिमालय से निकलती है, क्योंकि ये सभी को ज्ञात है कि उद्गम स्थल पर नदियों का स्वरूप दुबली पतली लड़कियों की तरह होता है। अर्थात लेखक ने उद्गम स्थल से निकलने वाली नदियों को उन छोटी नन्ही बालिकाओं से तुलना की है। वास्तविकता तो यह है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियों का प्रवाह हिमालय के कारण ही है। बिना हिमालय की इनका कोई अस्तित्व नहीं है। वह समुद्र जहाँ जाकर यह नदियाँ गिरी है उसमें इस बात का स्तरीय है कि ये विशाल नदियाँ उसमें जाकर के गिरी है। लेखक ने महान विचारक काका कालेलकर के विचार को रखते हुए कहा है कि वह नदियों को संपूर्ण जनमानस की माता मानते हैं। अर्थात लेखक ने काका कालेलकर का उदाहरण देते हुए कहा है कि ये सब नदियाँ संपूर्ण जगत की माता के रूप में हैं जो इनको जल दे करके पालती है। लेखक का विचार है कि नदियों को माता बनाने से पहले इन्हें बेटियों के रूप में भी देख लेना चाहिए, इसीलिए लेखक ने इनको बेटियों की संज्ञा दी है। इतना ही नहीं तो प्रेमिका के रूप में भी देखा जा सकता है। बहन का स्थान तो अनेक कवियों ने दिया है। एक दिन मन उछट जाने पर थोलिड तिब्बत का एक भाग है, वहाँ पर मैं सतलुज नदी के किनारे बैठकर जब लेखक ने उसमें अपने पैर डाले तो थोड़ी ही देर में लेखक तरोताज़ा होकर कविता गुनगुनाने लगा। इस कविता में लेखक ने सतलुज को बहन कहकर उसकी जय जयकार की है। इस प्रकार लेखक ने नदी को माता, पत्नी, बेटी सब रूपों में परिभाषित किया है। अब इनमें से कुछ प्रश्न जो बनते हैं वह इस प्रकार से हैं, जिनके उत्तर भी साथ में दिए गए हैं। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, नाम लिखिए। उत्तर: हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ सिंधु, ब्रह्मपुत्र, बेतवा, रावी, सतलुज, व्यास, झेलम, चिनाब, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना आदि है। प्रश्न 2: ब्रह्मपुत्र और सिंधु को लेखक ने क्या बताया है? उत्तर: ब्रह्मपुत्र और सिंधु को लेखक ने हिमालय के दयालु हृदय से निकली करुणा की धारा बताया है। प्रश्न 3: लेखक ने समुद्र को सौभाग्यशाली क्यों कहा है? उत्तर: लेखक ने समुद्र को इसलिए सौभाग्यशाली बताया है कि वह पर्वतराज हिमालय की पुत्रियों का पति है। प्रश्न 4: लेखक ने हिमालय को पर्वतराज क्यों कहा है? उत्तर: हिमालय विश्व के सभी पर्वतों में सबसे ऊंचा है, इसीलिए लेखक ने हिमालय को पर्वतराज कहा है। अब आपके लिए कुछ गृह कार्य के प्रश्न यहाँ दे रहा हूँ, जिनके उत्तर आपको इस पाठ में से ढूंढ करके लिखने हैं। ठीक से पहले पूरे पाठ को पढ़ना और समझ करके इन प्रश्नों के उत्तर देना है। इस गद्यांश में नदियों की किन किन रूपों में भावना व्यक्त की गई है? प्रश्न 2: नदियों का प्रेयसी रूप कहाँ सामने आता है? प्रश्न 3: लेखक ने नदियों को इस नए रूप में देखा है। लेखक ने नदियों को किस नए रूप में देखा है? और प्रश्न 4: लेखक ने नदी को बहन के रूप में मानवीय के अनुभव का किस प्रकार वर्णन किया है? आप सभी भैया बहन अच्छे समझदार हैं, इसलिए इसमें
कुछ त्रुटियां हैं तो किताब में देख करके उसको शुद्ध करके और सुंदर और शुद्ध लिखेंगे। धन्यवाद।